अब जो हम देखने जा रहे हैं टेस्टिंग टेक्निक, यहाँ पर उसको नेक्स्ट टेस्टिंग लिखा गया, तो हमें अब नेक्स्ट क्या टेस्टिंग करनी है। हमने स्टेट्स तो टेस्ट कर ली हैं और सिस्टम लेवल पर हम और क्या टेस्ट कर लें। लेट्स हैव अ लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं सिचुएशन वन। सिचुएशन वन में क्या है? सिचुएशन वन में एक वेबसाइट है जिसको लोगों ने इस्तेमाल करना है, लोगों ने देखना है। वेबसाइट खोलेंगे और उसको देखेंगे। ये वेबसाइट लोग मुख्तलिफ ब्राउजर्स से बैठ के देख सकते हैं। यानी हो सकता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों, या नेटस्केप का कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों, या मोजिला इस्तेमाल कर रहे हों, फायरफॉक्स या ओपरा इस्तेमाल कर रहे हों, कोई भी इनका एक वर्जन। यहाँ पर वो वर्जन मेंशन हुए हुए हैं, तो कुल मिलाकर कोई 8 ऑप्शंस बन रही हैं एक्सप्लोरर्स ब्राउजर्स की। तो इनमें से कोई भी ब्राउजर हो सकता है यूजर इस्तेमाल करके इस वेबसाइट को व्यू करना चाह रहा हो। अच्छा, ये जो वेबसाइट व्यू करते वक्त हो सकता है किसी प्लगइन की ज़रूरत पड़ी हो यूज़र को। वो प्लगइन में भी रियल प्लेयर इस्तेमाल हो रहा हो या मीडिया प्लेयर इस्तेमाल हो रहा हो, या कोई भी इस्तेमाल ना हो रहा हो। यहाँ पर इसकी 3 ऑप्शंस आ गई हमारे पास। एंड देन ये जो यूज़र्स बैठे हुए वेबसाइट देख रहे हैं, वो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस्तेमाल हो ही रहा होगा। तो हमारे जो यूज़र्स हैं इस वेबसाइट के, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग इन विंडोज़ की इन टाइप्स में से, इन वर्जन्स में से कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे। विंडोज़ 95 या 98 या मी एन टी 2000 एक्सपी, ये कुछ 6 ऑप्शंस हैं विंडोज़ की हमारे पास। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यकीनन HTML कहीं से जनरेट होके आता है, और तो ये वो दिखा देती है, ब्राउज़र हमें दिखा देता है। तो ये जो पेजेस जनरेट होके आ रहे हैं, ये पेजेस कहाँ से जनरेट होके आ रहे हैं? ये मुख्तलिफ सर्वर से जनरेट होके आ रहे हैं। वो जो सर्वर्स हैं वो 3 तरह के हैं हमारे पास। कुछ पेजेस हो सकते हैं IIS से आ रहे हों, कुछ अपाची से आ रहे हों, कुछ वेबलॉजिक से आ रहे हों। तो ये जो मुख्तलिफ सर्वर्स जहाँ से पेजेस आ रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं होस्ट हुए हुए होंगे ना। ठीक है, हमारी वेबसाइट तो इन पे होस्ट हुई है, लेकिन ये खुद कहाँ पर होस्ट हुए हैं? तो ये किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे होंगे, जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे IIS तो यकीनन विंडोज़ के ऊपर ही चल रहा होगा। बाकी मे बी लिनक्स पे चल रहे हों या मे बी मतलब इनमें से विंडोज़ पे भी अपाची चल रहा हो। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इधर, वो ये हैं विंडोज़ की और लिनक्स की। टोटल कुल मिला के 3 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं। एक कहते हैं जहाँ पे एक बैंक ने एक नया नया डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया है, और ये जो बैंक है ये डील करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के साथ। उनकी यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं, कुछ 4 कैटेगरीज शायद यहाँ पे, 1 2 3 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं हमने कस्टमर्स की इधर। सिमिलरली ये जो कस्टमर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट बना सकते हैं, जिनमें चेकिंग अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, मॉर्टगेजेस है, कंज्यूमर लोन्स है, कमर्शियल लोन्स है। ये कुछ टाइप्स बन गई, ये कोई 5 लग रहा है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। और ये जो बैंक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम तो उन्होंने बना लिया, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन इस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को ये देखना है कि वो किस स्टेट में एक पर्टिकुलर यूज़र के पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, यकीनन पे डिफरेंट टैक्स भी होंगे, डिफरेंट रूल्स होंगे सेविंग्स के ऊपर, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ 6 डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर हमारे पास आ गई। तो इन 2 एग्जांपल्स को ज़रा सा दोबारा देखते हैं। ये जो सिचुएशन 1 थी हमारे पास, इस सिचुएशन में हमने देखा था कि काफ़ी सारी ऑप्शंस हमारे पास ब्राउज़र्स की हैं, प्लगइन्स की हैं, क्लाइंट OS, सर्वर OS, और सर्वर्स जो कि पेजेस जनरेट करके भेज रहे हैं। इन सब की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है किसी यूज़र को मसला आ रहा हो रियल प्लेयर इस्तेमाल करते हुए नेटस्केप 6.0 के साथ, लेकिन 7.0 के साथ ये मसला असल में ना आता हो। तो अगर ये मसला यूज़र को आ रहा हो, तो हमें इसका मतलब है कि हमें चाहिए था कि हम ये वाले एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके होते टेस्टिंग के दौरान, ताकि यूज़र को ये मसला ना आए। अच्छा, मुमकिन है कि रियल प्लेयर के साथ मसला IE 5.0 वालों को भी आ रहा हो और मोजिला 1.1 वालों को भी आ रहा हो। ये भी बिल्कुल मुमकिन है।
और रियल प्लेयर के साथ ओपरा के वालों को कोई मसला नहीं आ रहा, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो यानी इसका मतलब है रियल प्लेयर का मसला नहीं है, रियल प्लेयर नेटस्केप 7.0 के साथ भी सही चल रहा है, ओपरा 7 के साथ भी सही चल रहा है, लेकिन बाज के साथ नहीं चल पा रहा। तो हमने शायद ये कॉम्बिनेशन टेस्ट नहीं किया, हम ये कॉम्बिनेशन मिस कर गए कहीं टेस्टिंग के दौरान, जिसकी वजह से यूजर्स ये मसला फेस कर रहे हैं। तो अब हमें चाहिए ये कि हम इस तरह के कॉम्बिनेशन मिस ना करें। तो अब ये काम करने के लिए क्या किया जाए? ये काम करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स करते हैं और देखते हैं, हल्का सा मतलब मल्टीप्लिकेशन है छोटी छोटी और एडिशन है, जिससे पता चल जाएगा कि हमें कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर टेस्ट कर लेने चाहिए थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है टेस्टिंग में। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 8 ब्राउजर्स हैं, 3 प्लगइन्स हैं, 6 क्लाइंट्स हैं, 3 सर्वर्स हैं और 3 सर्वर ओएस हैं, 6 यानी क्लाइंट ओएस थे। अब ये कोई कुल मिला के 1296 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो हम सिर्फ इतनी सी बात थी कि इस एप्लीकेशन के लिए जो एक सादा सी वेबसाइट है उसके लिए 1296 टेस्ट केसेस हमें बना लेने चाहिए थे टू मेक श्योर कि हमने तमाम कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर लिए और अब हमारे यूज़र्स को इस कॉम्बिनेशन पे एक प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। इसी तरह से सिचुएशन 2 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 कस्टमर टाइप्स हैं, 5 अकाउंट टाइप्स हैं और 6 स्टेट्स हैं। कुल मिला के 120 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें सारे कॉम्बिनेशंस टेस्ट करने चाहिए। यानी अगर हम कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर लेते हैं तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में जाके हमारे कस्टमर्स को इस कॉम्बिनेशन में मसला नहीं आएगा, हमारे यूज़र्स को इस कॉम्बिनेशन पे मसला नहीं आएगा। अगर हमारे यूज़र्स को किसी कॉम्बिनेशन पे मसला आ रहा है तो इसका मतलब यही लगता है कि शायद हमने वो कॉम्बिनेशन टेस्ट नहीं किया था। तो लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम देखें, कुछ पिछले स्लाइड पे हमें 1296 के करीब कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। 1296 कॉम्बिनेशन से शायद ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं इतनी छोटी सी एप्लीकेशन के लिए। तो हम क्या करें? अब ये तो सिर्फ 6-7 वेरिएबल्स की एप्लीकेशन थी। इसके अलावा अगर एक वेबसाइट में यकीनन इससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस टेस्ट करना क्या ये फिजिबल है या नहीं, या व्हाट चॉइसेस डू वी हैव? लेट्स हैव अ लुक एट दोज चॉइसेस। एक तो बहुत ही सादा सी चॉइस है हमारे पास, वो ये है कि डू नॉट टेस्ट एट ऑल। प्रोडक्शन में जाएंगे, मसला तो आना ही होता है हमेशा, टेस्टिंग करने की क्या ज़रूरत है इस पॉइंट पे? एक सादा सी वेबसाइट है, मसला आएगा तो देखी जाएगी जब मसला आएगा। एक तो ये तरीका है, ये एक चॉइस है। अब ये हम सब देख सकते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, इससे बेहतर चॉइस होनी चाहिए थी। दूसरी चॉइस ये हमें नज़र आती है कि वी शुड टेस्ट ऑल कॉम्बिनेशंस वंस, यानी पहले के लिए 1296, दूसरे के लिए कितने थे, 120 थे शायद, और इस तरह से कोई ज़रा सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आई तो शायद वो कुछ लाखों में चले जाएंगे। तो कोई 8-10 वेरिएबल्स की एप्लीकेशन आई तो ये बात बाकी हज़ारों में चली जाएगी, थोड़े से और वेरिएबल्स बढ़ गए तो शायद लाखों में चली जाए। तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं लगी कि हम तमाम कॉम्बिनेशंस चलाएं। इससे कोई बेहतर अप्रोच हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जहन में एक और अप्रोच आ रही है, वो ये है कि जी हम ऐसा करते हैं, कोई 1 या 2 अच्छे से टेस्ट केसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और बस फिर हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। जैसे हम अगर आप देखें आमतौर पे करते भी हैं कि बस थोड़ा सा जितना फेयर लग रहा है टेस्ट करना उसको टेस्ट कर लिया, बाकी हम कहते हैं बाकी देखी जाएगी प्रोडक्शन के अंदर जाके क्या होता है। इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो फिर हमने ऐसा कर लिया, 1 से 2 टेस्ट केस चला लिए या कुछ सबसेट छोटा सा चला लिया वैसे ही सिलेक्ट करके किसी बायस की बेस पर, और उसके बाद हमने सोचा कि शायद इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा और प्रोडक्शन में कोई मसला आ गया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मसला नहीं है, असल में ये तो एक फ़ीचर है, इसको मसला ना कहा जाए। एक ऑप्शन हमें ये नज़र आ रही, चॉइस जो ये नज़र आ रही। लेकिन इस चॉइस को लेने के बाद होगा क्या, प्रोडक्शन में जाके हमें ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ये बग नहीं, इट एक्चुअली इज अ फीचर। एक और ऑप्शन नज़र आती है, एक चॉइस ये है कि चूज द टेस्ट केसेस दैट यू हैव ऑलरेडी रन। यस, हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं हम कुछ ना कुछ तो रन कर ही रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए। तो बस ठीक है, हमने पहले से ही कुछ चीज़ें, सक्सेस सिनेरियोज या कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पहले से डाल के देखी हुई है, उसी को एक टेस्ट सूट में डालें कि हमने तो ये टेस्ट केस रन कर लिए हैं। दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस।
ये कम से कम पिछली वाली से बेहतर चॉइस लग रही है, जहाँ पे सिर्फ एक दो टेस्ट केसेस हमने ऐसे ही उठा के लगा दिए थे। यहाँ पे हमने कम से कम वाकई चलते हुए टेस्ट केसेस तो दिखाए हैं ना। या हम एक और काम कर सकते हैं इससे ही बेहतर, कि हम पहले से बने बनाए टेस्ट केसेस जो हम बना चुके हैं, चला चुके हैं, उनकी बजाय हम थोड़े से टेस्ट केसेस जो हैं वो बना लें ऐसे जो आसानी से बन सकते हों और आसानी से एग्जीक्यूट हो सकते हों। बस उनको बनाएं और चला लें। इन दोनों चीज़ों से मुझे एक पुरानी देखी हुई चीज़ याद आ गई। उसमें ये था कि अगर हम ये दो अप्रोचेस इस्तेमाल करेंगे तो इससे मोस्ट प्रोबेबली हमारे तमाम के तमाम टेस्ट होंगे वो सही चलेंगे। यानी सही चलेंगे से मुराद है वो कोई फॉल्ट डिस्कवर नहीं करेंगे और सॉफ्टवेयर उन टेस्ट्स को पास करता रहेगा। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हाउ टू पास ऑल योर टेस्ट, इसका बड़ा ही अच्छा फार्मूला है। इसमें ना कभी कोई बग्स आएंगी, ना कंप्लेंट्स आएंगी और कोई रीटेस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। वो ये है कि राइट योर कोड, एग्जीक्यूट द कोड, राइट टेस्ट फ्रॉम व्यूइंग द एग्जीक्यूशन, कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ पर सही काम करता है हमारा प्रोग्राम। बस वो वाली चीज़ें टेस्ट केस में डालें, उन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करें एंड होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इससे बेहतर अप्रोच होनी चाहिए कोई। एक अप्रोच जो बेहतर लग रही है इससे वो ये है कि चूज द फर्स्ट फ्यू फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये जो ऊपर हम टेस्ट कर रहे थे ऑल कॉम्बिनेशंस, इसकी बजाय उसमें से कोई एक छोटा सबसेट शुरू में कुछ टेस्ट केसेस सेलेक्ट कर लें। हाँ, मेक्स सेंस टू एन एक्सटेंट के चलें हमने सारे कॉम्बिनेशंस तो बनाए हुए हैं ना, उसमें से कोई एक चूज़ कर लिया। लेकिन इससे ही बेहतर अप्रोच लगती है कि एक रैंडम सबसेट इस्तेमाल किया जाए फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक रैंडम सबसेट उठा लिया जाएगा तो कम से कम ये इन सब अप्रोचेस में जो अभी तक हमें नज़र आ रही हैं उनमें से तो बेहतर है। फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि एक रैंडम उठाने की बजाय थोड़ा सा कोई तरीका इस्तेमाल करके, कोई अभी पता नहीं वो मैजिक है या क्या है, कोई अननोन सा तरीका है, इसको इस्तेमाल करके एक छोटा सा फेयरली स्मॉल सबसेट लिया जाए जो कि बड़ा स्पेशल सबसेट है इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरिंग और कैचिंग फॉल्ट्स। ये काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल करके देखा इस तरीके को। वो कहते हैं कि काफ़ी सारे फॉल्ट्स पकड़े जा सकते हैं इस तरीके से। हालांकि हमने तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस भी ट्राई नहीं किए, बट स्टिल वी कैन कैच अ लॉट मेनी फॉल्ट्स देन टेस्टिंग इन डिफरेंट मैनर्स। ये क्या हम करें, एक सिलेक्ट बेस्ट तरीके से क्या चूज़ करें, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, मैजिक है। इसको हम कहते हैं ये पेयर वाइज टेस्टिंग है। तो जो मैं कह रहा था नेक्स्ट टेस्टिंग कर रहे हैं हम, वो नेक्स्ट इज एक्चुअली पेयर वाइज टेस्टिंग। इसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स टेस्ट कर लिए जाएं इंस्टेड ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ हर वैल्यू चेक हो चुकी हो, इसको हम कह रहे हैं पेयर हमने चेक कर लिया हुआ है। तमाम वेरिएबल्स की एक दूसरे के साथ तमाम कॉम्बिनेशन चेक करने के बजाय हम ज़रा सा स्मार्टली प्ले करते हैं और पेयर्स को चेक कर रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके। उससे पहले इसकी अफादियत देख लेते हैं, इसका फ़ायदा है क्या। एक अगर सिस्टम हो हमारे पास जिसमें 4 डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स हैं और हर पैरामीटर जो है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, तो हमें 3⁴ 81 कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मैजिक यानी कि पेयर वाइज टेस्टिंग इस्तेमाल करें तो सिर्फ और सिर्फ 9 टेस्ट केसेस हमारा काम कर देंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है 81 टेस्ट केसेस की। तो 81 टेस्ट केसेस से 9 टेस्ट केसेस इज़ सिग्निफिकेंट रिडक्शन मेरे ख्याल से। एंड इफ़ यू आर स्टिल नॉट इम्प्रेस्ड तो हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल के अंदर क्या है, यहाँ पे देयर इज अ सिस्टम विद 13 डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स और हर इनपुट पैरामीटर उसमें से कितनी 1 से 3 तक की कोई वैल्यू ले सकता है। 3 डिफरेंट वैल्यूज में से कोई वैल्यू ले सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन 3⁻13 हो गया। ये कोई तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब बनते हैं, शायद 15,94,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 15,94,000 की बजाय अगर हम ये पेयर वाइज टेस्टिंग इस्तेमाल करें तो 15 टेस्ट केसेस से काम हो जाएगा। और मज़ेदार बात ये है कि डिफेक्ट्स अभी भी उतने ही पकड़ लेते हैं। इन कवरेज ऑफ क्या कहते हैं उसको, कोड भी अच्छी आ रही होती है
और डिफेक्ट्स भी अच्छे पकड़े जा रहे होते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि नंबर इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है बट डिफेक्ट्स उतने ही पकड़े जा रहे होते हैं, या उतनी ही प्रोबेबिलिटी है डिफेक्ट्स को पकड़ने की, ऐसे कहना चाहिए। तो अब पिछले चले 81 से 9 तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता था, ये 15 लाख 16 लाख के करीब से आके 15 पे आ जाए, 15 टेस्ट केसेस ओनली, नाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा और इम्प्रेस हो जाएं इस सारी टेक्निक से। उसमें हम कह रहे हैं कि जी इफ़ देयर आर 20 डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स और हर कोई इसमें से कोई 10 पॉसिबल वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, तो इसका मतलब है 10⁻20 विच इज़ ए वेरी वेरी लार्ज नंबर। वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्या बन रहा है। तो 10⁻20 टेस्ट केसेस बनाना ये कोई सीधी सी बात तो नहीं है, हम ऑटोमेट भी करेंगे अगर, तो इतना आसान काम तो नहीं 10⁻20 बना लेना। लेकिन अगर हम पेयर वाइज टेस्टिंग करें तो इस तरह के सिस्टम को सिर्फ 180 टेस्ट केसेस के साथ हम चेक कर सकते हैं, यानी 10⁻20 की बजाय सिर्फ 180 वाकई सिर्फ लग रहा है इतने बड़े नंबर के अगेंस्ट। तो ये पेयर वाइज टेस्टिंग का बड़ा ही मतलब कहना चाहिए मैजिक ही कहना चाहिए इसको, तो इसका बड़ा ही फ़ायदा है। ये बहुत कम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के अंदर तमाम पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशन चेक करते हुए काफ़ी सारे फॉल्ट्स पकड़ लेती है, और इसको काफ़ी बेहतर पाया गया है डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हुए। फॉल्ट्स पकड़ने के हवाले से कहना चाह रहा हूँ मैं। आइए अब देखते हैं कि पेयर वाइज टेस्टिंग किस तरह से काम करती है, ये क्या जादू है और किस तरह से चल रहा होता है। पेयर वाइज टेस्टिंग सजेस्ट करती है कि ऑर्थोगोनल अरेज का इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल जब वो बाइनरी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 2 वैल्यूज़ ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 कॉम्बिनेशन हमें टेस्ट कर लेने चाहिए, ट्राई कर लेने चाहिए। लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल अरेज इस्तेमाल करें तो हम यही काम 4 रोज़ में कर सकते हैं। ये 4 रोज़ की एक ऑर्थोगोनल अरे है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल मैक्सिमम 2 वैल्यूज़, 1 या 2 में से कोई एक वैल्यू ले सकता है। ये इस पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए डायमेंशंस की एक अरे है, इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज ईच वेरिएबल कैन हैव, ये 3 चीज़ें इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इन अरेज के अंदर ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि अगर हम देखें तो हमें हर पेयर ऑफ कॉलम्स के अंदर इन कॉम्बिनेशंस, ये जो पेयर वाइज कॉम्बिनेशन है वो पूरे पूरे नज़र आ रहे होंगे। मसलन 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, मैंने सिर्फ पहले 2 कॉलम्स चूज किए, 1 का 2 के साथ, 2 और 1, 2 एंड 2, यानी दोनों वेरिएबल्स वैल्यूज 1 या 2 ही ले सकते थे, तो 4 कॉम्बिनेशन बनते थे इनके आपस में। तो वही चारों कॉम्बिनेशन में पहले 2 कॉलम्स में नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को। यहाँ पर 1 1 भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है और 2 2 भी है। अब हम देखते हैं कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को। यहाँ पर भी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 1 2 भी है एंड 2 1 भी है। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम कॉम्बिनेशन जो पेयर वाइज चल रहे थे, पेयर कॉलम के अंदर चल रहे थे, वो हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरह से इसने तमाम वेरिएबल पेयर्स को एक तरह से कंबाइन कर दिया इस ऑर्थोगोनल एरे में। एक थोड़ी सी बड़ी ऑर्थोगोनल एरे देखते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 8 रोज की एरे है, सॉरी 9 रोज की एरे है, और इसको देख के हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ ले सकता है, 1 से लेकर 3 तक की कोई वैल्यू ले सकता है। ये सब कुछ हम इस अरे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस अरे के, ये बता रहे होते हैं वेरिएबल्स को। ये इन एरेज ने इवेंचुअली जाके टेस्ट केसेस बनाने में हमारी मदद करनी है, तो हमारे जितने वेरिएबल्स होंगे उतने हमें इन एरेज के अंदर कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, और जो इन एरेज की रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो बीच में 1 2 3 या 1 या 2 लिखा हुआ है, ये हमारे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं चीज़ें इवेंचुअली। तो
इस तरह से हमने ये एक 9 रोज़ वाली एरे देखी। ये एरे अगर हम याद करें, कुछ देर पहले हमने बात की थी एक सिस्टम की जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं और 4 के 4 वेरिएबल्स 1 2 3 में से कोई वैल्यू ले सकते हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमने कहा था 3⁻⁴ टेस्ट केसेस चाहिए या इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए। वो कॉम्बिनेशंस 81 थे। तो हमने कहा था कि 81 से तो कम होने चाहिए, तो वो कम जो थे ऑर्थोगोनल एरे की वजह से या पेयर वाइज टेस्टिंग की वजह से वो 9 थे। हमारी एक एग्जांपल थी कुछ देर पहले, तो वो जो 9 टेस्ट केसेस थे वो ये थे। अच्छा, इन एरेज को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कि ये एरे किस डायमेंशन की एरे है? उसका इसकी ख़ास नोटेशन है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रही है। इस नोटेशन के अंदर बताया गया कि दिस इज एन एरे ऑफ 4 रोज ये जो 4 है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 3 है ये पावर नहीं है 2 की, ये बता रहा है कि इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, यानी कॉलम्स कितने होंगे। ये एल तो बता रहा है कि इस एरे को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि दिस इज एन एरे जिस सबस्क्रिप्ट 4 वो टेल अस कि इसमें रोज कितनी होंगी, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट 3 है ये बताएगा कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने होंगे। कौन से वेरिएबल्स? ऐसे वेरिएबल्स जो 2 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, वो कितने होंगे ये बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये वाली एरे है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये L9 बनेगी शायद, 9 रोज हैं इसके अंदर, ऐसे ही है ना। और अगर हम देखें कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स इसके अंदर 4 हैं, तो हम यहाँ पे बड़े ही आराम से 4 लिख सकते हैं। और इन वेरिएबल्स में मैक्सिमम वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं, ये तो बड़ा आसान सा काम है। हमें नज़र आ रहा है कि हर वेरिएबल 3 वैल्यूज ले रहा है। सो दिस इज एन एरे विद 9 रोज एंड 4 कॉलम्स, और हर वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज आ रही हैं। हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि इसको इस एरे की डायमेंशंस ये है। तो ऑर्थोगोनल एरेज आगे जाके हम देखेंगे कि हमें टेस्ट केस बनाने में मदद देंगी। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ऑर्थोगोनल एरे किस तरह की होती है, इसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं या नहीं होती, या इस ऑर्थोगोनल एरे को अगर हम थोड़ा सा फॉर्मली देखें तो वो क्या बनेगा, वो हम अगली चंद स्लाइड्स में इसके ऊपर डिस्कस। अगर हम ऑर्थोगोनल एरेज की डेफिनेशन देखें तो बड़ी सादा सी चीज़ है ये। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स जो एक प्रॉपर्टी रखती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ यू चूज एनी 2 कॉलम्स इन द एरे, ऑल द पेयर वाइज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वैल्यूज विल अकर इन एवरी कॉलम पेयर। हमने कुछ देर पहले देखा था कि इस 4 रोज वाली एरे के अंदर हमें तमाम के तमाम पेयर्स, पेयर्ड कॉलम्स के अंदर तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी इसके बारे में बात कर रही है। तो ऐसी एरे हमारी ऑर्थोगोनल एरे होती है। एक एडिशनल चीज़ जो इसके बारे में पता है वो ये है कि ये बैलेंस्ड होती है। अगर कोई एक पेयर एक से ज़्यादा मरतबा आ जाए तो फिर सारे के सारे पेयर्स उतनी ही मरतबा आएंगे, जिसको यहाँ पे ऐसे स्टेट किया गया फॉर्मली, इफ एनी पेयर अकर्स मल्टीपल टाइम्स ऑल पेयर्स विल अकर दैट सेम नंबर ऑफ टाइम्स। मसलन एक थोड़ी सी बड़ी एरे देखते हैं। ये हमारे पास 18 रोज की एक एरे है, 18 रोज की एरे, और इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं और सब के सब कॉलम्स 3 तक की वैल्यूज ले सकते हैं। इट इज L सबस्क्रिप्ट 18 एंड 3 सुपरस्क्रिप्ट 5 एरे। इस तरह के ऑर्थोगोनल एरे के अंदर अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ चीज़ें एक से ज़्यादा मरतबा आ रही हैं। फॉर एग्जांपल पहली ही रो में 1 एंड 1 हमें नज़र आ रहा है। यही 1 एंड 1 हमें दोबारा से छठी रो में जाकर भी नज़र आ रहा है 1 एंड 1। तो ये 2 मरतबा आ गया, एक मरतबा इधर आया और एक मरतबा यहाँ पर आया। इसका मतलब है अब हर पेयर 2-2 मरतबा आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर अगर हम देखें एक 3 and 2 हमें नज़र आ रहा है कॉलम 3 एंड कॉलम 5 के अंदर। यही 3 and 2 फिर आगे जाके एक मरतबा और नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब हर कॉलम पेयर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें दो दो चीज़ें नज़र आएंगी। नहीं, वो जो चीज़ है वो दो दफ़ा आ रही होगी, सिर्फ एक दफ़ा रिपीट नहीं हो रही हो, एक दफ़ा नहीं आ रही होगी, दो दफ़ा आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ सकता है ये 1 and 2 का कॉम्बिनेशन इधर है, और ये 1 and 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है। अब इस पूरे इस कॉलम पेयर के अंदर ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। 1 1 1 2 दो दफ़ा आ गया। सो ये प्रॉपर्टी जो थी बैलेंस्ड वाली प्रॉपर्टी, वो ये कह रही है इफ एनी पेयर अकर्स मल्टीपल टाइम्स ऑल पेयर्स अकर दैट सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारे शायद टेस्ट केसेस तो बढ़ सकते हो, लेकिन ये एरे की प्रॉपर्टी से बैलेंस्ड रहना होता है, तो ये बैलेंस्ड रहते हुए तमाम के तमाम पेयर्स चेक फिर भी कर लेती है। चलिए, अभी तक हमें नज़र तो आ गया कि जो हमारी ऑर्थोगोनल एरेज हैं वो बहुत सारे फ़ायदे रखती हैं। अब हमें बड़ी ही आसानी से कम टेस्ट केसेस के अंदर फॉल्ट्स पकड़ने में मदद देती हैं। लेकिन अभी दो तीन मसले हैं। उनमें से एक मसला ये है कि ये ऑर्थोगोनल एरे आएगी कहाँ से, ये हम बनाएंगे कैसे। इसका कोई एल्गोरिथम होना चाहिए जो ये ऑर्थोगोनल एरे बना देता हो। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले हम इसी को देख लेते हैं। एज ए टेस्टर हमें ये ऑर्थोगोनल एरे बनानी नहीं होती, हमें कोई ना कोई बनी बनाई रिपोजिटरी मिल जाएगी ऑर्थोगोनल एरेज की। हमें सिर्फ उसमें से चूज़ करनी होती है कि हमारे सिनेरियो के लिए बेहतरीन ऑर्थोगोनल एरे कौन सी है, और उसको चूज़ करने के बाद अगला काम हमारा क्या होता है, हमारा अगला काम होता है इस ऑर्थोगोनल एरे को इस्तेमाल करना। यानी हमें मैपिंग करनी है अपनी प्रॉब्लम की इस ऑर्थोगोनल एरे के ऊपर। तो एज ए टेस्टर हमें मैपिंग करनी आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमें ऑर्थोगोनल एरे लोकेट करनी होती है, उसकी डायमेंशंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं, उसके बाद लोकेट करनी होती है। लोकेट करने के बाद हम उसकी अपनी प्रॉब्लम की उसके ऊपर मैपिंग करते हैं, और उसके बाद हमारे टेस्ट केसेस रेडीमेड समझ लें आप, तैयार होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो तीन एग्जांपल्स हमने देखी हैं ऑर्थोगोनल एरेज की, इन सब में तो हमने देखा कि वेरिएबल्स जो थे वो सेम नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे थे। अगर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स आ जाएं जो मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हों, यानी उनकी वैल्यूज ये नहीं है कि सब के सब तीन वैल्यूज ले रहे हैं या दो वैल्यूज ले रहे हैं। कोई वेरिएबल एक वैल्यू ले सकता है सिर्फ, कोई तीन वैल्यूज ले सकता है, और कोई वेरिएबल्स चार वैल्यूज ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे इस तरह की एरे तो काम नहीं आएगी। इस केस में हमें ऐसी एरे लेनी पड़ेगी जो इससे ज़रा से मुख्तलिफ हो, उसको हम कहते हैं वो मिक्स्ड एरे होगी। बाकी प्रॉपर्टीज उसकी वही रहेंगी ऑर्थोगोनल एरे वाली, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हमें जो इन कॉलम्स के अंदर हमें वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये इनकी रेंज हमें बदलती हुई नज़र आ जाएगी। अब ज़रूरी नहीं कि हर कॉलम में 1 2 3 ही नज़र आ रहा हो। अब हो सकता है किसी एक कॉलम जो कि 5 वैल्यूज ले सकता है, वहाँ पे 1 2 3 4 5 भी नज़र आए। मसलन अगर आप इस एरे को देखें तो ये 8 कॉलम्स की एक एरे है। इसका मतलब ये 8 वेरिएबल्स को ले रही होगी, उनको डील कर रही होगी। ये जो 8 वेरिएबल्स हैं ये सब के सब ज़रूरी नहीं कि सेम वैल्यूज़ ले रहे हों। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले कॉलम के अंदर वैल्यूज़ 2 हैं, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो पहली कुछ रोज़ 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगली कुछ रोज़ 2 डिस्प्ले कर रही हैं, 2 शो कर रही हैं हमें। बाकी हर कॉलम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नज़र आ रहा है हमें। इसका मतलब है देयर इज वन कॉलम where a variable can have maximum 2 values, and we have 7 columns जिसमें the variables can have 3 values। तो अभी किसी तरह से जब ये ऑर्थोगोनल एरे बनी है तो उसकी नंबर ऑफ रोज प्रॉब्ली कोई 18 बन रही है, प्रॉपर नंबर ऑफ रोज को। तो इसको हम अगर कहें तो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इट इज़ L182137 एरे। ये इसकी डायमेंशंस है। डायमेंशंस क्या बता रही हैं? डायमेंशंस बता रही हैं कि इसके अंदर एक ऐसा वेरिएबल है जो 2 वैल्यूज ले सकता है, और 7 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो 3 वैल्यूज ले सकते हैं, या कॉलम्स कहना चाहिए। अभी हमें वेरिएबल्स तो हम तब कहेंगे जब हम उसको मैप कर लेंगे अपने प्रॉब्लम के ऊपर। तो
इस एरे के अंदर टोटल 8 कॉलम्स हैं। ये 1 + 7 = 8, इसमें 8 कॉलम्स हैं और इनमें से 7 कॉलम्स ऐसे हैं जो 3 वैल्यूज ले रहे हैं, एक कॉलम से 2 वैल्यूज ले रहे हैं और इसमें रोज कितनी हैं 18। तो इस तरह की ऑर्थोगोनल अरेज को मिक्स्ड ऑर्थोगोनल अरेज कहती हैं। ये ऑर्थोगोनल अरेज अपनी प्रॉपर्टीज तो वही मेंटेन रखती हैं। नंबर 1 कि कोई भी पेयर ऑफ कॉलम्स ले लें तो उस पेयर ऑफ कॉलम्स के अंदर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वैल्यूज़ के, वो सब अपेयर हो रहे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर वो एक से ज़्यादा मरतबा अपेयर हुए तो सब के सब कॉम्बिनेशंस उतनी ही मरतबा अपेयर हो रहे होंगे। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 1 1 1 1 1 1 3 मरतबा आया, तो अब 1 2 1 2 1 2 भी 3 मरतबा आएगा, 1 3 1 3 1 3 भी 3 मरतबा आएगा, 2 1 2 1 2 1 भी 3 मरतबा, 2 2 2 2 2 2 भी 3 मरतबा और 2 3 2 3 2 3 भी 3 मरतबा। अब ये हमेशा ये वाली चीज़ ट्रू रहेगी इस पेयर ऑफ कॉलम के लिए। तो इस तरह से ये बैलेंस भी है। अच्छा, तो अब हमें ऑर्थोगोनल एरेज के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया और हमें ये भी पता चल गया कि ये एरेज हमने खुद बनानी नहीं होती, ये हमें बनी बनाई मिलती हैं। हमें सिर्फ अपने प्रॉब्लम की डायमेंशंस आइडेंटिफाई करके कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं और वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकते हैं वो डिटरमिन करना होता है। उसके बाद हमें नियरेस्ट पॉसिबल ऑर्थोगोनल एरे चूज़ करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर रिपॉजिटरी में से, और वहाँ से चूज़ करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम को मैप करते हैं इस ऑर्थोगोनल एरे पे। अगली मरतबा हम लोग इसको ज़रा सा डिटेल में देखेंगे कि मैपिंग कैसे परफॉर्म की जाती है और जो नंबर ऑफ ये जो वेरिएबल्स को हमें वैल्यूज़ देनी होती हैं वो हम किस तरह से ये वाली वैल्यूज़ दे सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे ये लोकेट कैसे करनी होती हैं, हमें कहाँ से मिल सकती हैं ये वाली एरेज।